केस स्टडी एमसीक्यूज तो देख लिए, लेकिन अब इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज का क्या? सो हेलो एवरीबॉडी, देवशाह दिस साइड, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। और आज हम लोग सीए इंटर कॉस्टिंग जैन 25 की आरटीपी के बढ़िया बढ़िया इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए भाई और इस वीडियो को एंड तक देखना। चलो तो ज्यादा समय की बर्बादी ना करते हैं एंड शुरू करते हैं हमारी आज की बढ़िया बढ़िया वीडियो को। तो सबसे पहला जो डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है, नॉट डिस्क्रिप्टिव, सबसे पहले आपका जो इंडिपेंडेंट एमसीक्यू आ रहा है दैट इज ऑन द चैप्टर एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, आ जाओ। फाल्सा लिमिटेड पेज इट्स वर्कर्स ऑन अ टाइम बेसिस बिकॉज देयर सर्विसेज कैनॉट बी टेंजिबली मेजर्ड। ठीक है, टाइम बेसिस पे पेमेंट होता है। द कंपनीज नॉर्मल वर्किंग वीक इंक्लूड्स 5 days ऑफ 8 hours ईच। समझने का ट्राई करना, 5 दिन की पेमेंट होती है और 8 घंटे पे होते हैं, मतलब कहना इसे पर वीक 40 घंटे की पेमेंट होगी। यस, समटाइम्स द वर्कर नीड्स टू वर्क लेट एट नाइट विच वाज 3 nights ऑफ 3 hours ईच। मतलब कहने से 3 into 3 अगर मैं करूं तो 9 hours का पेमेंट होता है ओवर टाइम। मतलब टोटल कितना हो गया? 40 घंटा तो जो दिन में काम करते हैं वो, प्लस 9 घंटा जो काम करते हैं। मतलब कहने से हर एक वर्कर को 49 hours काम करना होगा हर वीक के लिए, और इसी का उसको पेमेंट मिलने वाला है क्योंकि पेमेंट इज ऑन टाइम बेसिस। The average output produced per worker for the week is 120 units। और इस पर्टिकुलर वीक में 49 आवर्स काम करके कितने यूनिट्स बनाते हैं हर एक वर्कर? 120 यूनिट्स। बोला ना, पर वर्कर पर वीक। फिर देखो, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंसेंटिव रेट इज एज फॉलोज। रेट ऑफ पेमेंट जो है डे शिफ्ट में 320 रुपए प्रति घंटा है। डे शिफ्ट मतलब जो आप नॉर्मल काम कर रहे हैं ना 40 घंटा, ये वाला। और नाइट शिफ्ट, एक्चुअली दिस इज ओवर टाइम। नाइट शिफ्ट ये लोग पता नहीं क्यों लिखते हैं, बट इट इज एक्चुअली ओवर टाइम। तो ओवर टाइम के जो हमने 3 into 3 9 hours लिखे ना, उसके लिए उसको मिलते हैं 450 रुपए प्रति घंटा। हावेवर द टाइम बेसिस पेमेंट मेड वर्कर्स लेजी मेकिंग देयर एक्सपेक्टेड आउटपुट लोअर। ये लोग पता है क्या करते हैं, जो हम लोग भी, जो मैं भी एज अ स्टूडेंट करता हूं, जो आप भी करते हो भाई। 6 घंटे का शेड्यूल तो बना लिया, लेकिन 1 घंटा पढ़ने के बाद आधे से ज्यादा टाइम अपन टाइम पास करते हैं। बोले नहीं करना है भाई, अरे छोड़ ना रे यार, अरे चलना ब्रेक ले लेता है यार। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि टाइम बेसिस पे जब वर्कर्स को पे किया जा रहा था ना, तो वो लोग ना भाई बस बैठे थे, क्योंकि उनको बैठने का ही पैसा मिल रहा है ना। कितना टाइम ऑफिस में बैठे उसका पैसा, कितना टाइम मैन्युफैक्चरिंग में बैठे उसका पैसा मिल रहा है। तो भाई लोग बैठे थे और इफेक्टिव आउटपुट कुछ ज्यादा आता नहीं था उससे। तो अभी पता है क्या हुआ? देखो, एज वर्कर्स स्टार्टेड डूइंग मोर ऑफ द नाइट शिफ्ट्स फॉर अ हायर अर्निंग्स विद अ मिनिमल इंपैक्ट ऑन द आउटपुट्स। मतलब सीधी बात है, पैसे के लिए बैठे थे। द कंपनी डिसाइडेड टू शिफ्ट ऑन अ सिस्टम ऑफ पेमेंट्स ऑन आउटपुट बेसिस। अब कंपनी ने बोला भाई तुम कितने घंटे बैठे हो फर्क नहीं पड़ता है, तुम कितना यूनिट आउटपुट बना रहे हो उससे फर्क पड़ता है। तो भाई तुम 10 घंटा भी बैठे हो, लेकिन तुमने 1 यूनिट बनाया ना, तो तुमको 1 यूनिट का ही पेमेंट मिलेगा। वाह क्या पॉलिसी शिफ्ट है। देखो बराबर समझते हैं एम्प्लॉय का माइंड है लोग। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अमेंडेड इंसेंटिव रेट इज एज फॉलोज। तो टाइम रेट जो देखो बोला है 320 पर आवर, ये यूजुअल है। टाइम रेट वैसे का वैसा ही है। बेसिक टाइम अलाउड फॉर 15 यूनिट्स 5 hours। बेसिकली पता है क्या है, बोलते हैं कि 5 घंटे में ना तुम्हारे 15 यूनिट्स बन जाने चाहिए, तो ही ये 320 पर आवर इंटू 5 का पूरा पेमेंट मिलेगा। अगर 5 घंटे में 15 यूनिट नहीं बने तो भाई पैसा कटेगा। पीस वर्क रेट एड 15% टू द बेसिक पीस रेट। तो ये बेसिक पीस रेट हो गया, इसमें 15% एक तरीके का बोनस मिलता है। फिर इन द अमेंडेड इंसेंटिव सिस्टम, मैं नीचे कर देता हूं थोड़ा, द नॉर्मल वीकली वर्किंग आवर्स रिमेन द सेम। मतलब वही 49 hours, वाइल प्रोडक्शन इंक्रीज टू 135। देखा, आउटपुट बेस पे पेमेंट किया तो कैसे 120 से 135 यूनिट बढ़ गया। यस, अब देखो बोलता क्या है, बोलता है कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट पर यूनिट एज पर द एग्जिस्टिंग इंसेंटिव सिस्टम। मतलब जब टाइम बेसिस पे पेमेंट मिलता था तब का, अलॉन्ग विद द अमेंडेड इंसेंटिव सिस्टम। मतलब जब आउटपुट बेसिस पे ये लोग पेमेंट देने लगे तब। तो अब देखना ये सवाल सॉल्व कैसे होगा। इधर आओ, मैंने तुम्हारे लिए करके रखा है, विल ओनली डिस्कस। तो सबसे पहले टाइम वाला है, एग्जिस्टिंग प्लान के हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले समझने का ट्राई करना, ये अपन ने अभी अभी निकाला कि बेसिक ओरिजिनल सिस्टम में 5 दिन इंटू 8 घंटे 40 घंटा नॉर्मल, और 3 into 3 9 hours तुम्हारा ओवर टाइम, तो टोटल 49 hours पर वीक। अब समझने का ट्राई करना आगे क्या बोला है, इधर आओ। तो देखो एक चीज यहां पर क्वेश्चन ने मुझे बोली थी कि भाई जो तुम्हारा डे शिफ्ट है, जो तुम्हारा क्या है डे शिफ्ट है, उसमें
320 पर आवर मिलेगा। मतलब कहना ही से ये 49 आवर्स में से जो 40 आवर्स है उस पे 320 रुपीज पर आवर का पेमेंट होगा, और जो ओवर टाइम 9 घंटे कर रहे हैं इन टोटल हर एक वर्कर एक वीक, उसके लिए 450 घंटा 450 प्रति घंटे के हिसाब से पेमेंट होगा। तो ये 9 आवर्स इंटू 450। तो अब देखो जो नॉर्मल पेमेंट हो रहा है वो कितना आ रहा है 12,800 प्लस 9 घंटे की ओवर टाइम 9 इंटू 450 आवर्स, इट इज 4050। तो मेरा टोटल लेबर कॉस्ट भाई ये पर लेबर पर वीक या पर लेबर पर वीक, तो भाई देखो पर लेबर पर वीक कितना कॉस्ट आया 16,850। अब समझने का ट्राई करना, पटाखे फूट रहे भाई, दिवाली खत्म हो गई है तो भी इधर बहुत बढ़िया। अब समझने का ट्राई करना, मुझे है ना लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट चाहिए, पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब मेरे पास हर एक हफ्ते का पूरे हफ्ते का टोटल लेबर कॉस्ट आया 16,850, लेकिन पूरे हफ्ते में हर एक वर्कर ने कितने यूनिट्स बनाए। तो याद है क्वेश्चन ने तुमको बोला था कि भाई जब ओरिजिनल सिस्टम हुआ करता था ना तब हर एक वर्कर हर एक वीक में 120 यूनिट बनाता था। तो ये 120 यूनिट मैंने यहाँ पे ले लिया। अब सिंपल क्या करेंगे, पर यूनिट चाहिए तो दिस टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये आ जाता है 140.417। अब आईसीआई ने ना इसको मार्क करके क्या लिया है 140.42। आईसीआई हैज राउंडेड इट ऑफ इन द ऑप्शंस। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर तुम देखोगे ना तो 140.42 आईसीआई ने राउंड अप करके लिया हुआ है। ठीक है, मतलब एक चीज पक्की है कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तो अब दूसरा देखते हैं क्या है। अब दूसरे के लिए लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगा, अब यहाँ पर आउटपुट के बेसिस पे नहीं है, सर यहाँ पे आर्स के बेसिस पे नहीं है, यहाँ पे आउटपुट के बेसिस पे। वो हमने आर्स को आउटपुट में कन्वर्ट किया था, इफ यू ऑल रिमेंबर। ये आर्स को हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई किया था तो ये टोटल आया था। मतलब क्वेश्चन ने स्टैंडर्ड उसमें एग्जिस्टिंग वाले में आर्स का दिया था, बराबर, समझने का ट्राई करो। बट पूछा उसने क्या क्वेश्चन कि भाई पर यूनिट बेसिस पे निकालो, इसलिए हमारा पूरा कैलकुलेशन ऐसे हुआ। अब सेकंड वाला तो है ही आउटपुट के बेसिस पे। तो देखना उसने क्वेश्चन ने स्टैंडर्ड क्या दिया था कि भाई 5 घंटे में 15 यूनिट बनने चाहिए। ये देखो यहाँ पर है ना ये वाला बेसिक टाइम अलाउड फॉर 15 यूनिट्स इज 5 आवर्स। ये इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे स्टैंडर्ड दे के रखा है। मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो कि भाई 15 यूनिट को बनने में 5 घंटा लगता है तो 1 यूनिट को बनने में कितना लगेगा, कैलकुलेट भाई मस्त मस्त सॉल्व कर। तो 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 15, तो ये होता है 0.33 आवर्स। और 0.33 आवर्स को इंटू 60 करोगे क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 0.333333 इंटू 60 करोगे तो 19.99999, मतलब मिनट्स में बोलूँ तो हर एक यूनिट 20 मिनट में बनना चाहिए, तभी ये स्टैंडर्ड मेरा फुलफिल होगा। अब देखो टोटल आवर्स पर वीक कैसे निकलेगा, अब समझने का ट्राई करना इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है। अभी देखो इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड दे दिया, तो अब मुझे तुम बताओ कि अगर एक यूनिट 20 मिनट में बनता है तो भाई टोटल 135 यूनिट्स बन रहे हैं पूरे हफ्ते में। ये देखो प्रोडक्शन इंक्रीज टू 135 यूनिट्स, तो भाई अगर एक यूनिट 20 मिनट में बन रहा है या एक यूनिट 0.3333 यूनिट्स में बन रहा है तो पूरे हफ्ते में अगर 135 यूनिट्स बनाने तो कितने घंटे लगेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो 0.33 आवर्स इंटू 135, दैट इज 45 आवर्स। नाउ द पॉइंट इज कि इस 45 घंटे का मैं करूँ क्या। देखो इंस्टीट्यूट ने ना टाइम रेट यहाँ पे भी पर आवर बेसिस पे दिया है, इवन दो इट इज ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट बट स्टिल वेज रेट तो पर आवर बेसिस पे दिया है ना, इसीलिए मुझे यहाँ पे पर टोटल हफ्ते के घंटे निकालने पड़ रहे हैं। तो बेसिक पे 45 आवर्स इंटू 320 पर आवर, इस तरीके से मुझे पूरे हफ्ते में बेसिक पे कितना देना है वो मिल जाएगा। बट साथ ही साथ यहाँ पर एक बोनस एलिमेंट भी था ना, पीस वर्क रेट इज एडिंग 15% टू द बेसिक पीस रेट, तो यही मेरा बेसिक पीस रेट है, इसमें तुम 15% ऐड करोगे तो ये आता है 16,560। एंड क्वेश्चन क्या पूछता है, टोटल आउटपुट। अब यहाँ पर टोटल आउटपुट 120 मत लेना क्योंकि ये नया सिस्टम है, नए सिस्टम में क्या बोला कि 135 यूनिट्स बनने चाहिए, तो 16,560 डिवाइडेड बाय 135 यूनिट्स, तो यहाँ पे 122.67 तुम्हारा आंसर आ चुका है। तो दूसरा 122.67 यहाँ पे, तो ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू की और, दैट इज ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। नाउ लेट मी टेल यू, यहाँ पर सिर्फ एक जगह पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, बाकी ये एमसीक्यू में तुम्हें पता है करना क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट निकालना है और कुछ नहीं है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, इधर आओ, लेट्स गो। देखो गारमेंट्स है भाई, हाँ, Garments Limited run a sewing factory for medical garments, but the company suffers from the limiting factor, that is labor. कंपनी के पास लेबर की जरा कमी है। क्या है, कंपनी के पास लेबर की जरा कमी है। Each sewing machine needs 100% attention of one person at a particular point of time to operate it. मतलब समझने का ट्राई करना, अगर कंपनी के पास 100 सीविंग मशीन है
तो कंपनी के पास 100 वर्कर्स होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बोला है कि भाई हर एक सीविंग मशीन पे एक जन का हर वक्त होना जरूरी है, कोई भी एक जन वक्त का। द कंपनी हैज 8 नंबर ऑफ अलाइक सीविंग मशीन्स ऑन विच 8 ऑपरेटर्स वर्क सेपरेटली। कंपनी के पास है कितने? 8 सीविंग मशीन है, 100 नहीं, 8 सीविंग मशीन है। तो कितने वर्कर लगेंगे? 8, जो भाई हर एक वर्कर हर एक सीविंग मशीन पे अलग अलग काम करता है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड फॉर अ 6 मंथ पीरियड। अब ध्यान से सुनना, इंस्टीट्यूट ने 6 मंथ्स पीरियड के लिए सारे के सारे पर्टिकुलर्स दिए। तो हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट लेने के लिए जो एक्सपेंसेस लेंगे, जो कॉस्टिंग का स्टेटमेंट बनाएंगे, वो 6 महीने के पीरियड के लिए होगा। ठीक है, इधर आ जाओ। सबसे पहले देखो, अब यहां पर ना थोड़ा सा ट्विस्टिंग पॉइंट है जहां पे बच्चे हो सकते हैं कंफ्यूज। इंस्टीट्यूट बोलता है कि पहले पेड आवर्स फॉर ऑल द 8 ऑपरेटर्स 9594 एंड इफेक्टिव वर्किंग आवर्स फॉर ऑल 8 ऑफिसर्स 93960। इसका क्या हो, इसका यूज क्या होगा वो मैं तुम्हें बताता हूं अभी जब मैं सॉल्व कराऊंगा। बट अभी ध्यान रखना कि जो भी एक्सपेंसेस तुम्हें पर आवर के बेसिस पे दिए होंगे ना, पर आवर, उसको भाई ये पर्टिकुलर रेट के साथ मल्टीप्लाई करना, ये 9594। ठीक है, अब देखो फिर क्या बोला है। एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर डे ऑफ 8 आवर्स पर ऑपरेटर इज ₹110। मतलब अब ना समझने का ट्राई करना, 100 मतलब कह रहे से 1 डे इज इक्वल्स टू 8 आवर्स, 1 घंटे, सॉरी 8 घंटों का एक दिन होता है, और इन्होंने पर डे के हिसाब से दिया हुआ है। और पूरे 6 महीने में 9594 आवर्स के हिसाब से हमें निकालना है। यहां पे डिस्कस किया ना, तो अभी कैसे होगा पता है? खुद सोचो, अगर 110 रुपया एक दिन के 8 घंटे का खर्चा है, तो 9594 आवर्स जो कि 6 मंथ्स का खर्चा, 6 मंथ्स में लगने वाले घंटे, तो उसका क्या खर्चा होगा? तो देखो मैं इसको ऐसे ही लिखता हूं कि भाई वेजेस 110 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 9594, तो ये 131918 आ जाता है। मैं तुम्हें बाकी का सिंपल बता देता हूं कि जो भी भाई पावर कंज्यूम, सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर है, वो मैंने वैसे का वैसा ही लिख दिया क्योंकि वो 6 मंथ्स के हिसाब से ही है। फिर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन फॉर अ ईयर। अब तुम मुझे खुद बताओ, एक साल में कितना होता है? एक साल में कितना होता है? 12 महीना, और हमें 6 महीने के लिए निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भी करोगे ना तो 0.5 ईयर्स निकलेगा। मतलब कहने से जो भी आएगा उसे हम या तो इंटू 0.5 या तो फिर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, आधा करना है। तो इंश्योरेंस पूरे साल का 468 है, तो आधे साल का कितना? 468 डिवाइडेड बाई 2, 234। द सेम गोज फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, इंश्योरेंस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस का यही चीज होता है, सेम होगा, डिवाइडेड बाई 2। अगला देखो क्या बोलता है। डेप्रीसिएशन चार्ज इज 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ऑल द सीविंग मशीन्स। इंस्टीट्यूट ने ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पे 41,60,000 आपको दिया हुआ है, तो कैसे होगा? 41,60,000 इंटू 10%, तो 4.16 लाख बराबर। अगर आप यही सीधा सीधा लिख दोगे ना, गलत हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन है, हमें 6 महीने के हिसाब से निकालना है। तो इंटू 0.5 या फिर डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 6 महीने का निकलेगा। तो 4160 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो। तो ये आ जाता है 2,08,000। इसी के अलावा क्या बोलता है कि भाई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कम्स टू 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द सीविंग मशीन्स। अब तुम देखोगे ना क्वेश्चन में, ये ओरिजिनल कॉस्ट के अलावा ऐसा कोई लाइन नहीं दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ द सीविंग मशीन्स इज दिस। तो पता है आईसीआई ने क्या किया है? आईसीआई ने इसी को ओरिजिनल कॉस्ट भी मान लिया है और इसी को वैल्यू भी मान लिया है। पता है कैसे? क्योंकि डे 1 पे, मतलब ये थोड़ा अकाउंट्स का कंसेप्ट है, डे 1 पे आप किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को या सीविंग मशीन जो आपका असेट है उसे आप किस पे मेजर करते हो? उसकी कॉस्ट पे। तो डे 1 पे ही उसकी जो बुक वैल्यू होगी वही उसकी ओरिजिनल कॉस्ट हो जाएगी ना। तो ये थोड़ा AS10 का इम्प्लीकेशन है, और आईसीआई ने इसके लिए इसको बुक वैल्यू भी कंसिडर किया है, ओरिजिनल कॉस्ट भी कंसिडर किया है, और बोलते हैं बुक वैल्यू का 5% रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है। तो इसका क्या हो जाएगा? सिंपल रे 4160 इंटू 5%, बट ये पूरे साल का, तो इसको डिवाइडेड बाई 2 करोगे, इट इज 1,04,000। अब इन सब को तुम ऐड करोगे, तुम्हें टोटल वैल्यू आ जाएगी 11,16,993, और इसको डिवाइड करना नंबर ऑफ आवर्स के साथ। अब समझना, जो ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट होगा ना, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। ठीक है, जो कॉस्टिंग की तुम्हारी रिकवरी होगी वो कितने आवर्स के लिए पे कर रहे हो उस हिसाब से होगा, लेकिन जो तुम्हारा रिकवरी होगा ओवरहेड्स का वो तो इफेक्टिव आवर्स के हिसाब से होगा ना। तो ये जो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स मैंने बोला ना, बाद में बताऊंगा, ये 9360 इधर काम आ जाएगा। तो ये तो पूरे 6 महीने के लिए, और पूरे 6 महीने के लिए इफेक्टिव आवर्स इज 9360, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। एंड अब तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिव मशीन
आर रेट निकलेगा 119.34 पर आर। ठीक है, तो देख लेते हैं 119.34 पर आर किधर है, ये रहा, ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे कॉस्ट शीट वाले सवाल के साथ। ठीक है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, देखो एक क्विक डिस्कशन ही करवा रहा हूं तुम्हारे साथ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट। तो देखो क्या है भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, हायर चार्जेस, सैलरी। अच्छा मैं ना एक बार इनका क्या क्या ट्रीटमेंट है वो बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स अपने आप में एक हेड है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के कंपेरिजन में जाएगा, डायरेक्ट वेजेस ये रॉ मटेरियल कंज्यूम में प्राइम कॉस्ट के वक्त जाएगा तब होगा, हायर चार्जेस पेड फॉर प्लांट, प्लांट मतलब क्या, फैक्ट्री, मतलब एक तरीके से ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, भाई ऑफिस में के वर्कर को सैलरी दिया, एक तरीके से जनरल हो गया ना ये, बट कौन सा जनरल, ऑफिस है, एडमिन ओवरहेड्स, तो जनरल एडमिन ओवरहेड हो गया ये। मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वंस अगेन जनरल एडमिन ओवरहेड हो गया। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, भाई डिलीवरी वैन आप प्रोडक्ट को बेचने के लिए इंकर करते हो ना, प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा, जब प्रोडक्ट बेचोगे तभी डिलीवरी वैन एक जगह से दूसरे जगह पे जाके डिलीवर करेगा, तो ये मेरा जनरल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया। वेयर हाउसिंग चार्जेस, भाई गोडाउन में फिनिश गुड ही पड़ा रहता है और वो फिनिश गुड का होता क्या है, सीधा बेचा जाता है, तो ये भी सेलिंग रिलेटेड खर्चा है, तो ये भी जनरल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज ऑन 31 मार्च, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करते वक्त ये माइनस होगा। रियलाइजेबल वैल्यू ऑन सेल ऑफ स्क्रैप, कुछ बोला नहीं है कि ये रॉ मटेरियल का स्क्रैप है या फिनिश गुड का स्क्रैप है, तो मैं इसको बोलता हूँ दिस इज फिनिश गुड बनाते वक्त, WIP से जब फिनिश गुड बन रहा था या रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बन रहा था तब का स्क्रैप है। तो ये पता है क्या होगा, जब हम लोग COP निकालेंगे ना तब ये माइनस हो जाएगा, या तुम्हारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट में से ये चीज माइनस हो जाएगा। इसी के अलावा बोला है कि भाई जो तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड्स है दैट इज 20% ऑन द प्राइम कॉस्ट। तो अब क्या बोला है, कैलकुलेट द रॉ मटेरियल परचेज विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कुछ नहीं करना है, पता है तुम्हें इंस्टीट्यूट ने एक स्टैंडर्ड देके रखा है जो है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स से पूरा उल्टा जाने का तुम्हारा आंसर बन जाएगा। तो अब समझने का ट्राई करना, तुम्हारा मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब देखो जो भी हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है ना उसको 1 बाय 1 लिखते जाओ। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक आते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कॉस्ट ऑफ सेल्स तक आते हैं, बराबर। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक सबसे पहले ऊपर जाते वक्त हम एडमिन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स माइनस करते हैं, जो तुम्हारा एक क्या है, एक तुम्हारा ये रहा सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, तो एक मैं यहाँ पे लिख दूंगा सैलरी टू स्टाफ। इसी के अलावा तुम्हारा मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये चीज। फिर तुम्हारा डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन है वो सेलिंग हो गया तो यहां पर आ जाएगा, एंड तुम्हारा वेयर हाउसिंग चार्जेस है वो भी यहां पे आ जाएगा। तो COGS में अगर ये सब ऐड करूंगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, तो कहने से कॉस्ट ऑफ सेल्स में से सब सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो एक मिनट, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से ये सब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। तो भाई ये 37, 51, 540 ये किधर से आया भाई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से सब माइनस किया तो आता है 34, 59, 040। अब सेल ऑफ स्क्रैप, इफ यू रिमेंबर ये COP से COGS के तक जाते वक्त होता था ये, बराबर। तो ये 32,500 यहां से माइनस होता है तो COGS आता है, तो अब उल्टा जा रहे हो तो इसको ऐड करना, तो फैक्ट्री कॉस्ट तुम्हारा आ जाएगा। अब समझने का ट्राई करना, फैक्ट्री ओवरहेड्स ही तुम्हारा डिफरेंस होता है प्राइम कॉस्ट और ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के साथ। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स तुम देखोगे ना हमारे पास एक ये है हायर चार्जेस पेड फॉर प्लांट, तो उसको मैंने यहां पे लिख दिया, और एक चीज तुमको अलग से फैक्ट्री ओवरहेड्स भी दिया हुआ है दैट इज 20% ऑफ द प्राइम कॉस्ट, तो इसको यहां पे लिखना तो प्राइम कॉस्ट आएगा। ये तो अमाउंट दिया हुआ है, इसका अमाउंट मत लिखना, रुकना। प्राइम कॉस्ट लिख दिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स का लिख दिया। अब समझने का ट्राई करना, प्राइम कॉस्ट में कहना इसे मैं ये मिलाऊंगा और ये मिलाऊंगा तो मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। तो प्राइम कॉस्ट अगर 100 है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या हो जाएगा 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ऑफ प्राइम कॉस्ट को अगर मैं x अज्यूम करता हूं, चलो 100 भी रहता तो प्राइम कॉस्ट को मैं x अज्यूम करता हूं, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जनरल वाले इज 20% ऑफ x, मतलब इट इज 0.2x। तो कहने से x में 0.2x मिलाऊंगा और ये हायर चार्जेस पेड मिलाऊंगा तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। तो मैं एक छोटा सा इक्वेशन इधर बनाता हूं, x 0.2x 324 720 34 91 540, ये सब इक्वेशन को एडजस्ट करूंगा तो प्राइम को सीधा 26 39 016 आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे 016 का 0.017 डाल दिया, 26 39 017 डाल दिया, ठीक है। अब इसका 20% निकालोगे तो ये आ जाएगा और तुम देखोगे ना कि दिस प्लस दिस फिगर तुम्हारा ये मैच कर जाएगा, ठीक है। तो मैं अब किधर पहुंच गया, प्राइम कॉस्ट में, तो प्राइम कॉस्ट तक मैं पहुंच गया। अब प्राइम कॉस्ट में से ये डायरेक्ट वेजेस माइनस हो जाएगा,
ठीक है। तो देखो डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे ऐड करूंगा तो ये इसमें से ये माइनस हो जाएगा, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा 1495,017। ठीक है, अब तुम देखोगे ना तो सिर्फ ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का ही बचा है, ये भी मैंने कर दिया। एक तो क्लोजिंग स्टॉक और एक ओपनिंग स्टॉक। तो एक चीज मुझे पता है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू आरएमसी। क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है तो इसको मैंने नेगेटिव लिख दिया, ये फिगर मेरे को ऑलरेडी आ गया। ठीक है, हाँ हाँ ये फिगर ऑलरेडी आ गया मेरे को। ये प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट वेजेस लेस, प्राइम कॉस्ट से डायरेक्ट वेजेस लेस करके, फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है उसको नेगेटिव में लिखा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस होता है पॉजिटिव में लिखा। फिर ये इक्वेशन को जब मैं फाइनली एडजस्ट करूंगा तो मेरा परचेस्ड रॉ मटेरियल आ जाएगा 10,40,017। अब तुम यहां पर जाके देखोगे ना तो इसका नियरेस्ट आंसर इज 10,40,000। यस, ऑप्शन ए 10,40,000। तो यही क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल पे, दैट इज जेपीबीपी, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। अब देखो क्या बोलता है, आईसीटी लिमिटेड बिलोंग्स टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। द केमिकल प्रोसेस दैट ऑपरेट्स convert one compound into three category of medicines: beta tab, folic and tegricap. Though beta tab and folic are already converted to final product as split off point, tegricap needs further processing along with addition of new compound with it. अब समझने का ट्राई करना क्या बोला है, ये बोला है कि भाई तीन प्रोडक्ट है, बीटा टैब, फॉलिक एंड टेग्रीकैप, बराबर। इसमें से बीटा टैब और फॉलिक जो है ना वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही तैयार है बेचने के लिए, लेकिन टेग्रीकैप को आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे नहीं बेच सकते, उसको आपको थोड़ा अदर प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर बोलता है मार्केट फॉर बीटा टैब एंड फॉलिक इज हाईली एक्टिव, दस द प्रोडक्शन इज सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। वही लाइन यहाँ पे रिपीट किया है जो मैंने बोला। ठीक है, फिर भाई कितना कितना बेचा है वो बोला है, कितना कितना क्लोजिंग स्टॉक में है वो बोला है। मतलब अब कहने से अगर मेरे को प्रोडक्शन निकालना होगा, जस्ट एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ जो इस क्वेश्चन में हेल्पफुल है। अगर मेरे को प्रोडक्शन निकालना है तो मैं कितने यूनिट्स बेचे हैं वो प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो, बराबर, यही प्रोडक्शन आ जाएगा यूनिट्स। कैसे आया ये, सिंपल सा लॉजिक याद रखो, जितना बनाया उसमें से कुछ बेचा कुछ नहीं बेचा, तो बना के नहीं बेचा इसमें क्लोजिंग स्टॉक, बना के बेचा इसमें प्रोड्यूस्ड यूनिट्स, दोनों को ऐड कर दो। सॉरी, बना के बेचा इसमें सोल्ड यूनिट्स, बना के नहीं बेचा इसमें क्लोजिंग स्टॉक, दोनों को ऐड कर दो, प्रोड्यूस्ड यूनिट्स आ जाएगा। फिर देखो सेलिंग प्राइस बोलते हैं सेम टू सेम है, टोटल जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टिल स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज दिस एंड अमाउंट स्पेंड फॉर प्रोसेस फर्दर प्रोसेसिंग इज 31 lakhs। फिर बोलते हैं कि भैया जॉइंट कॉस्ट कितना अलोकेटेड होगा अंडर एनआरवी मेथड। अब तुम खुद सोचो एनआरवी कैसे होता है, रियलाइजेबल वैल्यू माइनस मेरा फर्दर कॉस्ट ऑफ सेलिंग, ये मेरा एनआरवी हो जाएगा। मतलब बेसिकली सेलिंग प्राइस माइनस फर्दर कॉस्ट इज इक्वल्स टू एनआरवी। तो अब ना मैं क्या करता हूं, इधर आ जाओ, मैं ये चीज निकालता हूं। पहले तो मैंने क्या किया, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लगा करके कितना यूनिट्स तीनों का प्रोड्यूस हुआ है वो निकाल दिया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो बीटा टाइप का 732 आता है, फॉलिक का 1174 एंड टेग्रीकैप का 1522। इसको उसकी रिस्पेक्टिव सेलिंग प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दो। भैया सेलिंग प्राइस किधर दिया हुआ है, ये रहा 75, 5625 एंड 3750। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इसका टोटल सेल रिस्पेक्टिवली आ गया। अब समझने का ट्राई करना, ये मेरी रियलाइजेबल वैल्यू है। फर्दर कॉस्ट एक ही चीज़ है, मैंने आपको याद है बोला था कि पहले दो प्रोडक्ट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बिकने के लिए रेडी है, लेकिन टेग्रीकैप एक अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जिसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट के आगे भी प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगा। तो ये 31 लाख क्वेश्चन ने दिया था ना, ये सिर्फ और सिर्फ टेग्रीकैप को जाएगा। ये रहा देखो, अमाउंट स्पेंड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग विद रिस्पेक्ट टू टेग्रीकैप इज 31 लाख। तो ये हो गया मेरा माइनस, तो एनआरवी आ गया। अब सिंपल सी बात है, टोटल कॉस्ट को मैं इस पर्टिकुलर रेशियो में अलॉकेट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो आंसर मैच करते हैं, मैंने तो निकाल लिया है। तो 23, 33, 985, नहीं ये वाला तो नहीं है, ऑप्शन ए, हाँ 23, 33, 985, 2807, 478 एंड 1108, 537। ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। रेशियो कैसे निकला ये भी बता देता हूँ आपको। तो मेरा जो टोटल कॉस्ट था वो था 62,50,000, बराबर, और इन तीनों का टोटल जो आता है वो आता है 147,01,250। तो पहले वाले का 62,50,000 इंटू इसका कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल, दूसरे वाले का 62,250 इंटू इसका कॉस्ट डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू, और तीसरे का 62,250 इंटू इसका कॉस्ट डिवाइडेड बाय इसका टोटल वैल्यू। ऐसे करोगे आंसर निकल के आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की और, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग आखिरी सवाल है, उसके बाद इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज भी खड़ाक खत्म, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यूज के साथ स्टार्ट करेंगे। आ जाओ। मिस गौरी हैज द बिजनेस ऑफ सेलिंग पेन्स, पेन बेचती है। शी हैज सेट अप हिज पेन रिटेलिंग फॉर ओवर 10 years विद अ गुड पीवी रेशियो। हर एवरेज कॉस्ट फ्रॉम द रिटेलिंग इज 11.25 per unit इफ शी सेल्स 16,000 units एंड 11 per unit इफ शी सेल्स 20,000 units। मतलब समझने का ट्राई करना, इसका ना टोटल कॉस्ट बदलता है,
इसका टोटल कॉस्ट बदलता है, एवरेज कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट, ठीक है। 16,000 यूनिट्स बेचती है तो 11.25 एंड 20,000 यूनिट्स बेचती है तो 11। For the current one, she also charged 5,000 towards depreciation and rental payment due. The excess of sales revenue over the variable cost, मतलब कहना ही से कि sales revenue minus variable cost, सेल्स रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट के कितना एक्सेस है वो बोल रहे हैं। तो सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो मेरे को कंट्रीब्यूशन आएगा। तो कहने से ये 3.33 पर यूनिट जो है ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। हाँ जी। फिर बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बीपी इन यूनिट्स, कैश बीपी यूनिट्स एंड पीवी रेशियो। सिंपल सी बात है, मेरा बीपी पता है कैसे होगा, समझने का ट्राई करना। मुझे एक बात बताओ, वो कौन सा कॉस्ट है जो यूनिट्स के बदलने के चलते बदलता है, फिक्स्ड कॉस्ट की वेरिएबल कॉस्ट? द आंसर इज वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो मेरे को वेरिएबल कॉस्ट पता है कैसे निकलेगा, मेरा टोटल कॉस्ट कितना बदला डिवाइडेड बाय मैंने यूनिट्स कितने बदले। पहले मैं 16,000 यूनिट्स पे प्रोड्यूस करता था ना, तो टोटल कॉस्ट 11.25 पर यूनिट लगता था। अब मैं 20,000 यूनिट्स बना रहा हूं तो टोटल कॉस्ट 11 रुपए लग रहा है। ये 11 रुपए किधर से आया, ये रहा, ठीक है। तो 11 इंटू 20,000 माइनस 11.25 इंटू 16,000, ये चेंज इन टोटल कॉस्ट, और 20,000 माइनस 16,000 चेंज इन यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट इज 10 पर यूनिट। अब मैं तुमको प्रूव करके बता सकता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट 10 पर यूनिट ही है। देखो, अगर टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आएगा, और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों लेवल पे सेम आना चाहिए, क्योंकि यूनिट्स के बदलने के चलते वो नहीं बदलता। तो मैं बोलता हूं कि मेरा टोटल कॉस्ट कितना आ गया, तो ये तो मैंने वही जो दिया था वही 11 इंटू 20,000 या 11.25 इंटू 16 करके निकाला। अब इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो 16,000 यूनिट्स इंटू 10 रुपीज़ करोगे 160, 20,000 यूनिट्स इंटू 10 करोगे 2 लाख। आप देखो टोटल में से वेरिएबल निकालोगे, फिक्स्ड कॉस्ट इतना ही आता है। और पहला सवाल क्या पूछा है, बोलते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कितना है। बीपी यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्वेश्चन नहीं दिया होता, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट 3.33 पर यूनिट, ठीक है। तो 20,000 डिवाइड बाई 33 पर यूनिट का 3.33 पर यूनिट करोगे, दोनों केस में आंसर 6,000 यूनिट्स ही आता है। इसी के अलावा दूसरी चीज, अब कैश ब्रेक इवन पॉइंट, बड़ा सिंपल से एडजस्टमेंट है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बोलते हैं कि मेरा टोटल बीपी में ना मैंने एक और चीज माइनस की थी, दैट इज डेप्रीसिएशन, एंड डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो कैश बीपी के लिए मेरे को कैश फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से जो डेप्रीसिएशन का एलिमेंट है उसको हटा दो, तो मेरा नॉन कैश वाला फिक्स्ड कॉस्ट हट गया, तो 15,000 मेरा कैश फिक्स्ड कॉस्ट का गया। तो कैश बीपी इज कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय वही कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 4500 यूनिट्स इसका आंसर आता है। और अंत में पता है क्या आता है, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है, सिंपल सी बात है, पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो 3.33 हर एक केस में दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होता है, हमें पता है ना कि कंट्रीब्यूशन में आप वेरिएबल कॉस्ट ऐड करोगे तो आपको सेल्स आएगा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करोगे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। तो वही किया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट हमने देखा ना ऊपर की 10 रुपीज़ आता है, तो उसी में कंट्रीब्यूशन ऐड कर दो तो 13.33 आ जाता है, एंड 3.33 अपॉन 13.33 इंटू 100 करोगे, पीवी रेशियो इज 25%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये रहा, ब्रेक इवन पॉइंट is 6,000 यूनिट्स, कैश बीपी is 4,500 एंड पीवी is 25%। ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। एंड विद दिस हमारा ये वाला एमसीक्यू डिस्कशन सेशन भी होता है खत्म। देखो यार, आधे घंटे में सारे डिस्क्रिप्टिव आपको सारे के सारे इंडिपेंडेंट एमसीक्यू सॉल्व करवा दिए। आई होप ये बहुत ही हेल्पफुल सेशन रहा होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगले वाले सेशन में विल स्टार्ट विद अवर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। बाय।